छत्तीसगढ़ में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आदिवासी बहुल गलियारों से होकर गुजरता है। छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास देखेंगे तो पता लगेगा कि राज्य के आदिवासियों ने जिसे समर्थन दिया उसके लिए सत्ता का रास्ता आसान हो गया। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में राज करने वाली बीजेपी का सरगुजा और बस्तर में सफाया क्या हुआ, हाथ से सत्ता ही चली गई। लेकिन 2023 से बहुत पहले बीजेपी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी बस्तर में एक चिंतन शिविर करने जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रभारी शिव प्रकाश, डी पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन तो मौजूद रहेंगे ही, साथ ही संघ के कुछ नेता भी शामिल होंगे, जो इस बात का इशारा है कि बीजेपी फिर आदिवासियों के जरिए अपना वोट बैंक मजबूत कर सत्ता में वापसी चाहती है। चिंतन शिविर पहले बार हम नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम है, इसके पहले भी लगातार एक सत्र ऐसा होता है कि उस सत्र में कुछ विषयों को लेकर के बातचीत करते हैं, बैठते हैं। पिछले बार आप सब लोगों को 12वां पारा में हम लोग बैठ भी दिए थे, आमंत्रित भी किए थे कि उसमें क्या जो रोज हो रहा है बता भी रहे थे। कोई उसमें छुपाने वाली बात नहीं है। अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत कैसे करें, आने वाले समय में हमारी गतिविधियां क्या हो, आने वाले 2023 में सफलता कैसे मिले, तमाम ऐसे मुद्दे रहते हैं जिन विषयों को लेकर के चर्चा होगी। और मुख्य रूप से ये आप जिस प्रकार से पूछ रहे हैं वैसे कोई उसमें बात नहीं है। पूरे पारदर्शिता के साथ हम बैठक करते हैं। कांग्रेस ने 2018 में आदिवासियों का विश्वास जीतकर सत्ता में वापसी की, तो अब कांग्रेस खुद को आदिवासियों का बड़ा हितैषी बताते हुए अपने कामों को गिना रही है। कांग्रेस का यह भी मानना है कि 15 साल के राज के बाद बीजेपी कितनी भी चिंता कर ले, जनता का भरोसा फिर से वापस हासिल नहीं कर पाएगी। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार रही है। 15 सालों में चिंता और चिंतन शिविर करती तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि 15 साल राज करने के बाद 14 सीटों पे सिमट गई है। आज कितना ही चिंतन शिविर कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार सर्वांगीण विकास के लिए बस्तर से लेकर सरगुजा के लिए फोकस कर रही है, जिससे वहाँ की जनता भी खुश है। इसलिए मुझे लगता है इनके चिंतन शिविर करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस्तर में होने वाला बीजेपी का चिंतन शिविर यूं ही नहीं है, इसके पीछे एक ठोस रणनीति है। बीजेपी को उम्मीद है आदिवासियों के बीच जाकर और उनसे जुड़े मुद्दे उठाकर फिर से 2023 में सत्ता का रास्ता आसान कर सकती है। आदिवासियों से जुड़े मुद्दों के साथ ही धर्मांतरण जैसे कई मुद्दों को बीजेपी इन दिनों सुलझा रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस चिंतन शिविर से बीजेपी की चिंता कम होगी और क्या सच में कांग्रेस की चिंता बढ़ेगी? अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बस्तर में चिंतन शिविर, चिंतन होगा, चिंता होगी और रास्ता बनाने की कोशिश होगी 2023 के लिए। चिंतन बस्तर में हो रहा है, सीधी सी बात है। मकसद आदिवासी है, आदिवासियों के मुद्दे हैं, आदिवासी वोट बैंक है। बस्तर, सरगुजा दो प्रमुख जगह है जहां पर आदिवासियों की बहुलता है, आदिवासी अंचल है, और इन दोनों जगहों पर अगर आप सीटें पा जाते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है सत्ता का रास्ता। तो बीजेपी क्या चिंता करेगी वहां पर, और क्या उसके इस चिंतन से कांग्रेस को चिंतित होने की जरूरत है? तमाम ऐसी बातें जिस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं कांग्रेस से, बीजेपी से हमारे साथ अमित चिमनानी जी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार ईवी मुरली जी हमारे साथ हैं विश्लेषक के तौर पर। अमित चिमनानी जी, बस्तर में चिंतन शिविर है, स्वाभाविक सी बात है क्योंकि बस्तर में हो रहा है, इसलिए चर्चा आदिवासियों की होगी ही। किस तरीके का चिंतन होगा, क्या चिंता करेंगे आप लोग? देखिए माननीय अभिषेक जी, प्रदेश में दो पार्टियां अलग अलग चीजों को लेकर संघर्ष कर रही हैं। एक कांग्रेस पार्टी जिसमें सत्ता का संघर्ष चल रहा है, जो बार बार दिल्ली जाती है और अपने विवाद को सुलझाने की कोशिश करती है, और दूसरा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी कर रही है जनता के लिए। सड़क पर भी उतरी है, सदन पर भी बोलती है, और अब जहां की समस्याएं हैं वहां जाकर भी चिंतन करने की योजना बनाई है।
वैसे तो प्रदेश का हर क्षेत्र ठगा हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन बस्तर को लेकर के बहुत सारी समस्याएं सामने आई हैं। सबसे बड़ा विषय वहां धर्मांतरण का चल रहा है। वहां के भोले भाले आदिवासियों को बहलाया फुसलाया जा रहा है और उन्हें उनकी संस्कृति से दूर करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसके लिए सरकार कोई कार्रवाई करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो वहां की वनोपज खरीदी का वादा सरकार ने किया था, उसमें आदिवासियों को फायदा नहीं हुआ, बिचौलियों को हो गया। वनोपज का मूल्य बढ़ाने की बात की गई थी। माननीय सुरेंद्र वर्मा जी विद्वान हैं, बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में कितना तेंदुपत्ता खरीदा जाता था, आपने कितना खरीदा, अगर आंकड़े होंगे तो स्पष्ट कर देंगे। उसके अलावा वहां के जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं, उनके लिए तरह तरह की बीमा की योजनाएं चलती थी। उनको बहुत सारी स्कॉलरशिप उनके बच्चों को दी जाती थी, वो बंद कर दी गई है। बस्तर में हम देखते हैं कि आदिवासी वर्ग आंदोलित है। हमने देखे कि बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, कई दिनों तक वहां आंदोलन चले। कांग्रेस के खुद के विधायक ये बता रहे हैं कि आम जनता को, ग्रामीणों को पुलिस पकड़ के ले जाती है और फिर नक्सली घोषित कर देती है। बहुत सारे गंभीर विषय बस्तर में चल रहे हैं। वहां की जनता बहुत परेशान है, उसे शोषित किया गया है और उन्हीं आदिवासी भाई बहनों के हक की लड़ाई के लिए ये चिंतन होने वाला है। ठीक, सुरेंद्र वर्मा जी, आप लोगों को कितना चिंतित होने की जरूरत है इस चिंतन शिविर के जरिए? अभिषेक जी विद्वान नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के अमित चिमनानी जी, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बस्तर और सरगुजा में मुंह की खाने के बाद वहां के सामाजिक सौहार्द को, जो छत्तीसगढ़ की विशेषता रही है, बिगाड़ने की तैयारी में जिस प्रकार से इनको आज धर्मांतरण सूझ रहा है, मूल बात यही है। भारतीय जनता पार्टी जब जब पिछड़ने लगती है, जब जब इनको कुछ नहीं सूझता है, तो वो बांटने और काटने की नीति में आ जाती है। आज 32% आदिवासी वर्ग की चिंता आज इनको हो रही है। जब ये सरकार में होते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी है। जब इनके राज में ताड़मेटला में आदिवासियों के सैकड़ों घर जलाए गए, अमित चिमनानी जी कह रहे हैं जो वनोपज हैं उसमें क्या परिवर्तन आया। हमारा वादा था 2500 रुपया प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 मानक बोरा करना तेंदुपत्ते का दाम, हमने तत्काल किया। टाटा के लिए अधिक रही, जमीन वापस की। जिस प्रकार से महुआ का समर्थन मूल्य 17 रुपया था, आज 30 रुपए में बिक रहा है। और उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन की ये बात कर रहे हैं। मैं बता दूं, पूरे देश के कुल वनोपज खरीदी का 73% से ज्यादा केवल छत्तीसगढ़ में खरीदा गया। जो 5000 महिला समूह हैं बस्तर में, उनके माध्यम से वैल्यू एडिशन का काम हो रहा है। लगभग 60,000 हमारी आदिवासी बहनें जो हैं, बस्तर का इमली, बस्तर का अमचूर, बस्तर का काजू और तमाम वनोपज जो हैं, आज जो अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है और जो अमेजन के माध्यम से भी बिक्री हो रही है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से ये फर्जी मामलों की बात कर रहे हैं, जस्टिस पटनायक आयोग की रिपोर्ट इस बात को प्रमाणित करती है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में सारकेगुड़ा, एडसमेडा, पेद्दुगलूर में आदिवासियों के सिरे में गोली चलाई जाती रही। हजारों आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल में बंद किया गया था। 944 लोगों को, आप लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं, आप लोगों का मानना है। मुरली जी, बस्तर में चिंतन शिविर हो रहा है, सीधी सी बात है, फोकस आदिवासी होंगे और आदिवासियों के जरिए सत्ता को साधने की कोशिश होगी। कितना फायदा बीजेपी को इस चिंतन शिविर से होगा और कितना चिंतित कांग्रेस को इस चिंतन शिविर से होना चाहिए? अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी का संस्कृति रही है कि वो अक्सर इस तरह का चिंतन शिविर में कराती भी है। शुरू में भी आप देखेंगे, पहले भी राष्ट्रीय तौर पर भी चिंतन शिविर होता था। सत्ता में बैठने से पहले इनके कई बार चिंतन शिविर लगा, उसके बाद वो सत्ता में बैठे हैं दिल्ली में। छत्तीसगढ़ में जब सत्ता में थे तब शायद इस तरह का चिंतन शिविर बहुत ज़्यादा नहीं लगा। सत्ता के बाहर जाने के बाद इस चिंतन शिविर फिर से भारतीय जनता पार्टी में शुरू हुआ है। जो संस्कृति पहले से रही है, लेकिन सत्ता में आने के बाद इस तरह का चिंतन शिविर, लोगों से मिलना जुलना सब बंद हो जाता है और जब बाहर जाते हैं उसके बाद इस तरह का चिंतन शिविर भारतीय जनता पार्टी में शुरू होती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस बार बस्तर में उन्होंने चिंतन शिविर रखा है। जो बस्तर में भारतीय जनता पार्टी कुछ कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि 12 वहाँ के जो सीटें हैं वो सारे के सारे इस वक्त कांग्रेस के पक्ष में वहाँ के लोगों ने वोट डाला है। सारे 12 सीट कांग्रेस के पास है। लेकिन
चिंतन शिविर बस्तर में कराकर भारतीय जनता पार्टी ने वहां के जो मूलभूत समस्या है, आदिवासियों के जो समस्या है, उस पर एक नेशनल फोकस लाने का कोशिश किया है। चिंतन शिविर से पार्टी को कितना फायदा पहुंचेगा ये तो बात की बात है, लेकिन इस वक्त एक नेशनल मीडिया फोकस बस्तर की ओर होगी। वहां का जो नक्सल प्रॉब्लम है, आदिवासियों का जो अपराइजिंग है, वहां के जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर है, इन सब को लेकर एक नेशनल मीडिया अटेंशन मिलने की संभावना है इस चिंतन शिविर से। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचेगी ये आने वाले समय बताएगी। लेकिन वस्तुस्थिति ये रहा है कि जब भी चिंतन शिविर किया है कांग्रेस के लिए परेशानी बढ़ी है। चिमनानी जी, आपके प्रभारी भी रहेंगे, तीनों प्रभारी रहेंगे वहां पर, और संघ के भी पदाधिकारियों का भी सम्मिलित होने की इस बार खबर है। क्या गंभीरता के साथ कोई रणनीति बनेगी, कोई खास मुद्दे होंगे? जैसे सुरेंद्र वर्मा जी बोल रहे हैं, आप लोग धर्मांतरण जैसे मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं, कुछ खास मुद्दों पर चर्चा हो सकती है वहां पर? कुछ चेहरों को लेकर भी क्या चर्चा हो सकती है? देखिए अभिषेक जी, चेहरों की चर्चा नहीं है, चर्चा है जनता के साथ जो धोखा हो गया है उसकी, और बस्तर की जनता जो इस वक्त अति समस्या को फेस कर रही है उसका चिंतन है ये। और भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो चाहे राज्यों की सरकारें हो, नफा नुकसान देख करके भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती। उद्देश्य हमारा यही है कि जनता की सेवा कैसे हो। ऐसे ऐसे निर्णय भारतीय जनता पार्टी लेती है जो सोचते नहीं। मोदी जी की क्या बातें मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं कि ये निर्णय लेंगे तो ये सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, लेकिन लेती है भाजपा, क्योंकि हमारे लिए सर्वोपरि जनता है। अब माननीय सुरेंद्र जी ने कुछ बातें कही कि हमें धर्मांतरण सूझता है। हमें सूझा सर तो ठीक है, आपके एसपी साहब को क्यों सूझा? सुकमा के एसपी साहब ने इतनी गंभीर चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी की शब्दावली बताती है, उसमें लिखा हुआ है कि जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं और जो आदिवासी भाई बहन हैं उनमें अप्रिय स्थिति बन सकती है, और सभी को उन्होंने रेड अलर्ट पे रखा। आप भाजपा पे डालने से पहले जो पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनके ऊपर जिम्मा होता है सारी चीजों की देखरेख का, उनके इनपुट को भी आप जुठला रहे हैं। इसका क्या मतलब समझा जाए कि धर्मांतरण आपके संरक्षण में चल रहा है, क्योंकि आप तो अपने एसपी की बात नहीं मानते हैं। दूसरी चीज, इन्होंने वनोपज की बात कही कि 73% पूरे देश में खरीदा गया। सर यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी खरीदती थी, आपने तो उससे कम खरीदा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई थी और जब गई तो वनोपज की खरीदी को 7 गुना बढ़ा करके गई, 300 से 2500 रुपए करके गई थी। आपने तो कितना किया, 2500 से 4000, लेकिन आपने खरीदी को कम कर दिया। ये आपकी स्ट्रेटेजी रही, इसीलिए आपका जो विकास है वो फिर भी वही है कि उसके अगर इतने काम हुए पर आप लोगों को वहां पर एक भी सीट नहीं मिल पाई, तो ये चिंता का विषय तो है, इस पर तो जरूर आप लोग विचार करेंगे। क्या होता है सर, इनका जो चुनावी घोषणा पत्र था झूठा, और जो इनके बड़े बड़े फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर इन्होंने वादों के लगाए थे, कहीं ना कहीं जनता को ये लगा कि इनको एक अवसर दिया जाए। लेकिन आप देखिए अभी तो इनको कार्यकाल को 2.5 साल हुए हैं, इनके खिलाफ आंदोलन कितने खड़े हो रहे हैं, कैसे बस्तर के आदिवासी अपनी संस्कृति को बचाने की गुहार इनसे कर रहे हैं, कैसे वो बता रहे हैं कि भैया हमको नक्सली बना करके पकड़ के पुलिस थानों में बंद किया जा रहा है। दीजिएगा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की संस्कृति रही है, झूठ, भ्रम और गलत बयानी, उसी परंपरा को अमित जी निभा रहे हैं। ये बात कर ले मुद्दों पर, 15 साल आप कितने मुद्दों पर आदिवासी भाइयों को ठगे, क्योंकि इनका जो पूरा एजेंडा तय होता है वो पूंजीवाद से प्रेरित होता है, आदिवासी भाइयों से कोई सरोकार नहीं है। 2003 में प्रत्येक आदिवासी परिवार से एक सदस्य को नौकरी की बात कही थी, इन्होंने कभी नहीं दिया। प्रत्येक आदिवासी परिवार को 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय की बात कही थी, कभी नहीं दिया। ग्राम पहरी की बात कहे थे इन्होंने, कभी नहीं याद आया इनको। 15 साल जिस प्रकार से ठगते रहे, आदिवासी विकास प्राधिकरण की कमान भी रमन सिंह जी स्वयं संभाल के बैठे रहे कमीशन खोरी के लालच में। इनको तो प्रायश्चित शिविर लगाना चाहिए। जिस प्रकार से आदिवासियों को ठगे हैं, ये बात कर रहे हैं, जिस सुकमा एसपी जी का पत्र ये जिक्र कर रहे हैं, ये सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण है। जिस प्रकार से आरएसएस और भाजपा वहां पर झूठ, भ्रम और गलत बयानी पैदा करके आपस में टकराव, भाई को भाई से लड़ाने के लिए जिस प्रकार से प्रयासरत है, उसी के संदर्भ में सरकार का स्पष्टीकरण है। एक पत्र और है, मैं जिक्र करना चाहूंगा राम विचार नेताम जी का, जो इन्हीं के सांसद है।
नंद कुमार साया, राम विचार नेताम और ननकी राम कंवर जी का कितनी उपेक्षा हुई, रमेश बैस जी की क्या हालत थी इनके सरकार में। तो ये आदिवासियों को, छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय नेता और कार्यकर्ता हैं, उनके हक का गला घोटना भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रही है। इनको तो माफी मांगना चाहिए और प्रायश्चित शिविर करना चाहिए। निश्चित रूप से आज कांग्रेस के सरकार में आदिवासियों के जितने काम हुए हैं, जो जो हमारा वादा था, बात कर ले। ठीक, जिस प्रकार से हमारे गोठान जो हैं वो आज वैल्यू एडिशन के काम आ रहे हैं। मैं यहाँ पर मुरली जी से एक छोटी टिप्पणी ले लेता हूँ। मुरली जी, चिंतन शिविर हो रहा है, निश्चित रूप से रणनीति तो बनेगी, ठीक है, डिबेट में बोलने के लिए अलग बातें होती हैं, लेकिन अंदर कुछ तो मंथन होगा, सत्ता वापसी के लिए, रास्ते के लिए कुछ तो तय किया जाएगा वहां पर। अभिषेक जी, निश्चित रूप से चिंतन शिविर का मतलब ही ये है कि भाई आने वाले जो चुनाव के लिए किस तरह का रणनीति बनाना है, कहाँ गलतियां हुई है पिछले बार जिसकी वजह से उनको 12 सीट गंवाना पड़ा, लोगों को बदलना है, नए कैंडिडेट्स को लाना है, नए चेहरे लाना है, किस तरह का मैनिफेस्टो तैयार करनी है बस्तर के लिए, वहाँ की समस्याओं को समझना, वहाँ से लोगों से बात करना। मकसद तो यही है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी वापस आए, कम से कम बस्तर में इस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए वहां पे चिंतन शिविर रखा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जब ये चिंतन शिविर पूरा करके वहां से निकलेगा तो उनके पास एक रोड मैप होगा 2023 का चुनाव किस तरह से लड़ा जाए, क्योंकि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने खड़ा तो किया है इस भूपेश बघेल सरकार ने, तो उसको निपटने के लिए और सत्ता में वापसी के लिए किस तरह से उसको रोड मैप के तहत उनको काम करना है, यही चिंतन में होना चाहिए। चिमनानी जी कुछ बोलना चाह रहे थे। चिमनानी जी, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता ये कहते हैं कि बीजेपी झूठ बोलती है, लेकिन सच क्या है ये नहीं बता पाती है। और जब ये विपक्ष में थे तो भी 15 साल की बात करते थे, आज सरकार में आए लगभग 3 वर्ष इनको हो गए, तो भी ये अपनी उपलब्धि बता नहीं पाते हैं, खाली फिर पीछे चले जाते हैं और भ्रमित करते हैं। अभी ये बता रहे थे कि हमने सब कर दिया जो कहा था। सुरेंद्र जी बताएं। अमित जी, मैं तो गिना रहा हूँ, चर्चा कर लीजिए। सारे वादे आदिवासियों से, भाइयों से हमने किए थे, वो पूरे किए हैं। अच्छा, पूरे किए ना, ठीक है। तो 200 अरे आपने तो आदिवासियों को जेल में डालने का काम किया। पत्थरगढ़ी जो है 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में ग्राम सभा का अधिकार था, आपने सैकड़ों हजारों आदिवासियों को जेल में डाला है। देवगुड़ी और घोटुल जो उनका सांस्कृतिक आयोजन होता है, सरकार जो है आज उसको संस्कृति विभाग, तो आपने क्या किया? केवल सोशल के अलावा बता दीजिए। प्रेम जी बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। आप लोगों ने कहा था कि आदिवासी भाई बहनों को रोजगार मिलेगा, उनके रोजगार के लिए पूरे प्रदेश में आपने 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात कही थी, आज 2 भी नहीं लगी है। 200 में 2 भी नहीं लगी सर। आपने कहा था नक्सल प्रभावित पंचायतों को 1-1 करोड़ रुपया देंगे, कितनी पंचायतों को आपने दिया सर? आपने जमीन अलॉट करके रख दी है, कोई भी 3 साल में प्रोसेसिंग की यूनिट शुरू नहीं हो पाई, तो आप कैसे दावा करते हैं कि आपने वादे पूरे कर लिए? ये दोनों चीजों के बारे में प्लीज बताइए। भाजपा के नेता यदि फील्ड में जाएं, यदि क्षेत्र में जाएं, तो उनको दिखेगा कि कोंडा गांव में मक्का प्रोसेसिंग यूनिट तैयार है, 146 ब्लॉक में फूड प्रोसेसिंग है, बेमेतरा से लेकर सभी ब्लॉकों में प्रक्रिया चल रही है। ये 15 साल आदिवासियों को ठगने वाले 2.5 साल का हिसाब मांग रहे हैं। आज मुझे डिबेट यहीं पर रोकनी होगी क्योंकि समय हो गया है और बस्तर में चिंतन शिविर है, मुझे समय इतना ही है, रोकना पड़ेगा यहाँ पर। चिमनानी जी, आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगा। और बस्तर में चिंतन शिविर हो रहा है तो निश्चित रूप से बहुत सी चिंताएं हैं, भाजपा की अपनी चिंताएं हैं, कांग्रेस की अपनी चिंताएं हैं। इस चिंतन शिविर में कितना मंथन होता है और इस मंथन के बाद भाजपा कितना अमृत निकाल पाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आज का मुद्दा में नमस्कार।